हेलो ये फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो के सेशन में हम लोग सीखेंगे 4.6 का थ्योरी नंबर 2। हमने कल के सेशन में सीखा है कि 4.6 का थ्योरम नंबर 1, जिसमें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना हम लोगों ने सीखा आव्यूह या सारणी विधि से। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे 4.6 का तीन चर वाले रैखिक समीकरण का हल, और यह आपका जो है वह 5 मार्क्स में आएगा, इसलिए एकदम बी केयर होकर समझिएगा, क्योंकि ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तीन चर वाले तो ये आपके 5 नंबर में आएंगे। तो हेडिंग आज का है क्या मेरे पास? हेडिंग है कि तीन चर वाले रैखिक समीकरण का हल या आव्यूह विधि से या सारणी विधि से, दोनों का मतलब एक ही है। तो माना जाए कि मेरे पास तीन चर वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे, तो a1 x होगा प्लस b1 y होगा प्लस c1 z होगा, c1 z होगा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू d1 होगा। यह समीकरण नंबर मेरे पास एक होगा, जिसमें तीन चर राशियां हैं, x है, y है और z है। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वह समीकरण a2 x होगा, b2 y होगा प्लस c2 z होगा इक्वल टू d2 होगा। यह समीकरण नंबर 2 है। अब नेक्स्ट जो होगा वह a3 x होगा, b3 y होगा और c3 z होगा इक्वल टू d3 होगा। यह समीकरण नंबर 3 है। तो मैक्सिमम आपके तीन चर वाले रैखिक और समीकरण का हल आपके 12th क्लास के लेवल पर पढ़ना है। कल का थ्योरम था जिसमें हम लोगों ने सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे किया जाए। यहाँ तीन चर वाले रैखिक समीकरण का हमें हल सीखना है। तो इसके लिए सबसे पहले यह समीकरण के रूप में दिया गया है, तीनों के तीनों रैखिक समीकरण के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? रैखिक समीकरण के फॉर्म में है। और इस रैखिक समीकरण को हमें ले जाना है आव्यूह के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? आव्यूह के फॉर्म में। तो आव्यूह के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ a लाएंगे। a का मतलब जो इसमें गुणांक है, जैसे कि यहाँ a1 से है, यहाँ b1 से है, यहाँ c1 से है। ये काम करेगा पहला पंक्ति में कौन कौन? a1 b1 c1। देखो साहब, चलिए इसमें इस दूसरा समीकरण में किस गुणांक है? a2 से, b2 से और c2 से। ये काम करेगा a2 b2 और c2। तीसरा में है a3 से, b3 से और c3 से। ये काम करेगा a3 b3 और c3। तो यह हो गया r1, यह हो गया r2 और यह हो गया r3। यहाँ तक सब सही हो। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले समीकरण को आव्यूह के फॉर्म में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आव्यूह के रूप में ना लेबा तक हल होकल संभव नहीं थे। तो आव्यूह के फॉर्म में हमने से ला दिया। ये केवल a लाया। अब आइए चर राशि। तो चर राशि x में क्या है? तो तीन गो चर राशियां हैं, एक x है, एक y है और एक z है। तो x y z जो था वह चर राशि था। अब उसके बाद इधर क्या है? b के फॉर्म में कौन काम कर रहा है? तो b के मुख्य फॉर्म में काम कर रहा है d1 d2 d3। जो बच्चा पहले दो गुना दो कोटि वाले रैखिक और समीकाय का हल न सीखा है, वह पहले दो गुना दो कोटि वाले रैखिक और समीकाय के हल सीख लो, तभी समझ में आई। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को हमने बदल दिया a, x और b में। सबसे बड़ा काम है यह आपको कर देना है a, x और b में। अब ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि चूंकि हम जानते हैं कि यह थ्योरी के अनुसार कल के थ्योरी में बताया था, बस केवल यहाँ तीन गुना तीन कोटि है, वह दो गुना दो कोटि। ये सारा प्रोसेस सेम है। चलो a इंटू एक्स बराबर b, यानी a और x को गुना कराओगे तो किसके बराबर आएगा? b के बराबर आएगा। यानी कि ऐसा होना चाहिए ना कि जब हम समीकरण से आव्यूह के फॉर्म में ले गए तो फिर आव्यूह से किसके फॉर्म में ले सकते हैं? समीकरण के फॉर्म में। तो किस तरह से हम सजाएंगे आव्यूह को कि वह समीकरण के फॉर्म में आ जाएगा। तो a का गुना तुम एक से करा के देख लो और इक्वल टू b कर लो, तो जो आव्यूह है फिर से किसके फॉर्म में आ जाएगा? वह समीकरण के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ तक सही हो? नहीं हो तो देख लो, यहाँ पर हम करा के चेक कर देते हैं आपको, क्या क्लियर हो जाओगे। b क्या है? a का वैल्यू है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। यह a का वैल्यू है। x का वैल्यू क्या है? x है, y है और z है। किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। b का वैल्यू क्या है? मिला लो d1 d2 और d3। चलो एक पंक्ति पढ़ते हैं। पहला पंक्ति का गुणा कराएंगे किससे बच्चों? पहला स्तंभ से।
तो पहला पंक्ति का गुना तुम पहला स्तंभ से करा लो, उसके बाद इसके साथ बराबर कर लो, तो इक्वल ना आए समीकरण नंबर 1, तो कहिए कि हाँ सर ये जो कॉन्सेप्ट है वह गलत है। गुना कराओ, a1 का गुना x से, तो a1 इंटू एक्स प्लस b1 का गुना y से, हम आगे बढ़ते हैं नीचे आने के बाद, तो b1 का गुना y से प्लस c1 का गुना z से, तो c1 इंटू z बराबर क्या लिखोगे, तो बराबर लिखोगे b1, इस तरह से समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम गुना कराएंगे, तो अगली बार R2 का फिर इससे गुना कराएंगे, तो A2 का गुना A से, तो A2 इंटू एक्स, B2 इंटू वाई प्लस C2 इंटू जेड इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है D2। सेम इसी प्रकार से हम इससे गुना कराएंगे, तो A3 इंटू एक्स प्लस B3 इंटू वाई प्लस C3 इंटू जेड इक्वल टू D3। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कितना आसानी से आव्यूह को समीकरण में और समीकरण को आव्यूह में बदल पाते हैं। यह आपको क्लियर होना चाहिए कि x प्लस एक्स a इंटू एक्स जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वह b के बराबर होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसलिए लिखा गया कि चूंकि हम जानते हैं कि x बराबर b, इसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर a को बटा में ले जाओगे ना, तो b बाई a, कल का भी थ्योरी यही था आपका, वह 2 इंटू 2 ऑर्डर में था, या 3 इंटू 3 ऑर्डर में। x बराबर a को ऊपर ले जाओ, तो a का प्रतिलोम इंटू b, यही जो है ना यह काम करेगा आपका x का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि आपको a का प्रतिलोम आना चाहिए, यानी जब तक तुम 3 गुना 3 कोटि के a का प्रतिलोम नहीं निकाल पाओगे तब तक इसका सलूशन करना संभव नहीं है। तो a का प्रतिलोम आपको किसी भी हर हाल में आना चाहिए, और ये भी ध्यान होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ a जो बा नॉट इक्वल टू 0 होके के चाहिए, यानी वैल्यू ऑफ a का मान जो है वह 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ तक सब सही है, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। चलिए, यह आव्यूह दिया गया है, 3 गो समीकरण है, तो इस आप समीकरण को हम पहले a के फॉर्म में, x के फॉर्म में और b के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि समीकरण को हम आव्यूह के फॉर्म में बदल दिए। आव्यूह के फॉर्म में बदलने के बाद यहाँ सेट किया गया कि a इंटू एक्स बराबर b, x का मान चाहिए हमें, तो a चला गया बटा में, एक ऊपर ले जाओगे तो पावर 1 बा ऊपर जैसे ही जाए पावर कितना हो जाए -1, तो x बराबर a के पावर -1 इंटू b, तो वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसका प्रतिलोम निकाल पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन देखा जाए। एक मेरे पास क्वेश्चन है, इसका प्रतिलोम क्या करना है, ज्ञात करना है। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 दिया गया है, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0 दिया गया है, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 दिया गया है। कह रहा है कि ये दिए गए रैखिक असमीकाएं का हल करें सारणी विधि द्वारा या आव्यूह विधि द्वारा, और x y z का मान ज्ञात करें। दिए गए रैखिक असमीकाएं का हल करें और x y z का मान ज्ञात करें। तब देखो गुणांक चेक करो, हमने सबसे पहले इस समीकरण को बदलना है आव्यूह के फॉर्म में। तो आव्यूह के फॉर्म में बदलने के लिए आपको गुणांक आना चाहिए। यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ पर गुणांक -1 है, यहाँ पर गुणांक 1 है, तो 1 -1 और 1। यहाँ पर गुणांक 2 है, यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ पर गुणांक माइनस कितना है 3 है, तो 2 1 और -3। यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 1 और 1। चलिए x का मान क्या होगा, x का मान होगा x y और z। d क्या होगा, यही जो काम कर रहा था d1 का थ्योरी में, ये d2 का, ये किसका काम कर रहा था, d3 का। इस तरह से काम करेगा ये 4 0 और 2। हमने a x और b निकाल ली। अब लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि x जो है वो किसके बराबर है, b के बराबर है, समीकरण नंबर 4, इसलिए x बराबर क्या होगा, तो b बाई a हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, इस a को ऊपर ले जाओगे तो a का प्रतिलोम इंटू b होगा, यही समीकरण नंबर 5 बनेगा, जो कि मेन कॉन्सेप्ट आपका यही होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि a का प्रतिलोम आपको आना चाहिए। तो यहाँ प्रतिलोम निकालने के लिए हमें सिखाया है आव्यूह विधि, सारणी विधि और बाई कॉन्सेप्ट। तो सबसे बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या, कि बाई कॉन्सेप्ट हम बनाए। बाई कॉन्सेप्ट अगर प्रतिलोम निकालते हो तो इससे सिंपल कुछ नहीं है, यदि सारणी विधि भी बहुत बड़ा लॉन्ग चल जाएगा और आव्यूह विधि भी बहुत बड़ा लॉन्ग चल जाएगा। तो ये बाई कॉन्सेप्ट हम इसका वैल्यू निकालेंगे, a का प्रतिलोम निकालेंगे। तो a का प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले हम a को चेक करते हैं कि वैल्यू ऑफ a जो है वह 0 के बराबर है कि नहीं है।
तो ए में मेरे पास है 1 -1 1 2 1 -3 1 1 और 1। तो वैल्यू ऑफ ए निकाल दो। तो वैल्यू ऑफ ए निकालोगे तो हम R1 का हल कर रहे हैं, तो R1 का हल किया जाए। क्या किया गया? प्लस माइनस और प्लस, पहले तो सिंबल ले लेना है प्लस माइनस और प्लस। अब एक पर तो सामने सामने बंद कर दिया, 1 -3 1 1 1 -3 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 पर प्लस 1 पर, तो सामने सामने बंद कर दिया 2 -3 1 1 2 -3 1 और 1, फिर प्लस 1 पर सामने सामने बंद कर दिया 2 1 1 1 2 1 1 और 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसमें गुना कराओगे तो यह हो जाएगा 1, इसमें गुना कराओगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसमें गुना कराओगे तो यह हो जाएगा 2, इसमें गुना कराओगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसमें गुना कराओगे तो यह हो जाएगा 2, इसमें गुना कराओगे तो यह हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस है उसमें पहले से माइनस नहीं लगा हुआ है, इन लोगों में पहले से ही माइनस लगा हुआ है। यहाँ तक सही हो सब? तब देखो तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 4 4 से 1 में गुना कराओगे तो 4 ही रह जाएगा, 2 + 3 5 5 में 1 से गुना कराओगे तो 5 ही रह जाएगा, ये घटाओगे तो 1 1 में 1 से गुना कराओगे तो 1 हो जाएगा, तो 5 1 6 और 6 का प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10। तो वैल्यू ऑफ ए हमने निकाला, यह 10 आया, चूंकि वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, अतः निकाय का हल संगत है। क्या है? निकाय का हल संगत है और इसका x y z का मान ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि 4.6 में पहले आपसे पूछा है कि निकाय का हल संगत है कि असंगत है। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 या 7 तक आपसे पूछा गया है कि निकाय का हल संगत है कि असंगत है। यदि संगत है तो उसका मान क्या करें? ज्ञात करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका प्रतिलोम कैसे निकाला जाएगा, जो कि बाय कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है प्रतिलोम निकालने के लिए। तो ए का मान मेरे पास है 1 - 1 और 1। बताइएगा आप लोग ए का मान क्या क्या है? ए बराबर क्या क्या बोलिए लोग? 1 - 1 और 1। उसके बाद क्या था? 1 का मान 1 2 1 और कितना है? -3 है। उसके बाद क्या है? 1 1 और 1। चलिए अब यहाँ प्रतिलोम निकालने का सबसे हमने कॉन्सेप्ट पीजी सिखाया आपको, कैसे तरह से निकालेंगे। इसको लिख दो पहले, 1 - 1 और 1 2 1 और -3 हम कॉन्सेप्ट समझ कर सीखेगा। यहाँ पर 1 1 और 1, सावधानी घटी तो दुर्घटना हम घटी ही के बारे में कोई समस्या नहीं है, मतलब हम समझते हैं। यह है C1, यह है C2, यह है C3, यह है आपका R1, यह है R2, यह है R3। चलो तो सबसे पहले C1 और C2 को लिखा जाए। किसको लिखा जाए? C1 और C2 को। तो C1 यही है, इसको काट दो जैसे वैसे। तो C1 को लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 1 2 और 1। C1 को लिख दिया गया 1 2 और 1। अब किसको लिखेंगे? अब C2 को लिखेंगे। प्रतिलोम निकालने के लिए कॉन्सेप्ट सिखाया है, क्योंकि बाई कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मेथड की कोई जरूरत नहीं है कि सारणी विधि से या आव्यूह विधि से ही प्रतिलोम आपको निकालना है। अब चलिए यहाँ आ जाओ, C2 का मान तो -1 1 और 1 -1 1 और 1। अब किसको लिखोगे? R1। तो R1 तो भरा है, तो R1 को लिखो 1 -1 1 1 और -1। अब किसको लिखोगे? R2 को। तो R2 को लिखो तो 2 1 -3 2 और 1। इस तरह से एक बार हमने C1 को लिखा, एक बार C2 को, एक बार लिखा हमने R1 को, एक बार लिखा R2 को। अब तुम्हें पता है कि अब यहाँ से क्या करना होगा? यहाँ से आपको R1 को हटा देना है और यहाँ से किसको हटा देना है? C1 को हटा देना है। यहाँ से हमें R1 को हटा देना है और यहाँ से हमें C1 को हटा देना है। तो R1 और C1 हमने क्या कर दिया? हटा दिया। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए A का प्रतिलोम बराबर 1/में वैल्यू ऑफ A ADJ यानी एडजॉइंट ऑफ ए का जरूरत है, यही एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए कैसे निकलेगा। तो 1/में वैल्यू ऑफ ए हमने कितना निकाल कर लाया है? 10। अब एडजॉइंट ऑफ ए यही निकल रहा है मेरा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम काम करेंगे किसमें? तो काम करेंगे स्तंभ पर। किस पर? स्तंभ पर। और लिखेंगे किसमें? लिखेंगे पंक्ति में। लिखेंगे हम पंक्ति में और काम करेंगे किस पर? स्तंभ पर। लिखा जाएगा पंक्ति में, काम किया जाएगा स्तंभ पर। चले आइए यहाँ देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। 1 यहाँ तो हम डी के होकर देखिएगा, मिस्टेक होगा तो बोलिएगा लोग। यह हो जाएगा 1
यह हो जाएगा कितना -3, तो माइनस माइनस +3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे ना। काम हो रहा है स्तंभ पर और लिखा जाए किसमें पंक्ति में लिखा जाएगा। अब यहाँ हम गुना कराएंगे कि यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा माइनस माइनस +1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं आराम से। और इसका गुना कराएंगे तो यह हो जाएगा माइनस माइनस +3 माइनस माइनस +3, ऐसा गुना कराएंगे तो -1 हो जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे। सही हो सब यहाँ तक। चलिए तो काम किए हमने स्तंभ पर, लिखा किसमें पंक्ति में। अब आज यहाँ -3 क्या होगा -3, इसमें जब हम गुना कराएंगे ये हो जाएगा -2 ना। तो -3 और -2 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। -3 और -2 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ गुना कराएंगे ये हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा -1, तो कितना हो गया यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसमें हम जब गुना कराएंगे यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा +3 ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब आ जाइए, अब हम अगर इसमें गुना कराते हैं तो यह हो जाएगा 2 यह हो जाएगा -1, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 बचेगा। अब इसमें हम गुना कराते हैं तो यह -1 और ये कितना हो जाएगा -1, तो माइनस 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 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि a का प्रतिलोम निकाल लिए। तो a का प्रतिलोम हमें क्या प्राप्त हुआ 1/10। a का प्रतिलोम हमें प्राप्त हुआ 1/10, 4 2 -5 0 5 1 -2 और 3, या a का प्रतिलोम आ गया। अब हमें x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए x का। तो बताइएगा लोग a का प्रतिलोम जो है वो कितना मेरे पास आया हुआ है, ताकि हमें जो है वो x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है x का। a का प्रतिलोम आ चुका है, अब किसका मान निकालना है x का। तो x का मान निकालने के लिए इसलिए x बराबर a का प्रतिलोम इंटू कितना b, तो a का प्रतिलोम इंटू b। तो a का प्रतिलोम कितना है 1/10। चलिए वैल्यू बोलिए कितना कितना वैल्यू है पर 4 2 हाँ -5 0 5 1 -2 3, ये वैल्यू है। इंटू बी का वैल्यू बोल दिया जाए कि बी का वैल्यू मेरे पास कितना है बोलिए 4 0 2, यह किसका वैल्यू है बी का वैल्यू है। तो 1/10 आइए अब आव्यूह के गुना कराते हैं। यह आव्यूह 3 गुना 3 कोटि का है और यह आव्यूह जो है वह 3 गुना 1 कोटि का है। तो नए आव्यूह की जो रचना होगी वो किस कोटि का होगा 3 गुना 1 कोटि का नए आव्यूह की रचना होगी। तो इस पोजीशन में हम देखते हैं तो पहला पंक्ति का किससे गुना कराएंगे, पहला स्तंभ से गुना कराएंगे। तो 4 गुना 4 16, 2 गुना 0 0, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इधर आ जाते हैं, इसका गुना कराते हैं पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से। -5 गुना 4 20, 0 गुना 0 0, इसमें जैसे आगे बराबर में नीचे आएगा 5 दूनी के 10, तो 10 हो गया। अब इससे गुना कराते हैं इसमें 1 गुना 4 कितना हो जाएगा 4, -2 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6। तो यानी कि मेरे पास वैल्यू आया 1/10 में कितना 10। अब जोड़ लिया जाए 16 + 4 20, यहाँ जोड़ लिया जाए -20 + 10 कितना -10, यहाँ जोड़ लिया जाए 4 + 6 कितना 10, 10 से भागा दे देते हैं हम, 10 से भागा दे देंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा -1 और यहाँ बचेगा 1। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि x = जो वैल्यू आया वह 2 -1 और 1 आया। इसलिए x का मान क्या था, तो x का मान मेरे पास था x y और z। तो x y z मतलब कितना 2 -1 और 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वह x = 2 होगा, y = -1 होगा और z = 1 होगा। तो x = 2 होगा, y = -1 होगा और z = 1 होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो यह जो थ्योरी है, इस थ्योरी के माध्यम से हम टोटल क्वेश्चन 4.6 का बना सकते हैं लोग।
और यहाँ दो तरह से क्वेश्चन है, एक आपको जांच करना है संगत है कि नहीं है, अगर संगत है तो निकाय का हल करें। तो संगत होगा तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ ए जोन बा वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर असंगत होगा तो उस समय वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बस यही कंडीशन है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इतना ही हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और वहाँ सीखेंगे टोटल क्वेश्चंस, ताकि आपका सारा पीडीएफ, अगर जो बच्चे ग्रुप में ना है वो ग्रुप में ज्वाइन कर जाए, ताकि आपको प्रतिदिन का पीडीएफ जो है वो दे दिया जाए, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि 4.6 का सारा पीडीएफ डाल दिया गया है। आज का होमवर्क आप लोग का है कि 4.6 का टोटल क्वेश्चन आप लोग बना लें। सबसे बड़ा दिक्कत जो है वो यही होगा, बहुत लोग बच्चों को परेशानी जो होगी वो क्या निकालने के लिए होगी, ए इनवर्स निकालने के लिए होगी। तो ए इनवर्स में सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ ए निकाल लीजिएगा, और वैल्यू ऑफ ए निकालने के बाद ये कॉन्सेप्ट को हमने सिखाया है, इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितना मर्जी उतना बार बार प्ले करके चेक कर लेना, और एक बार सीख जाओगे तो आप आसानी से बना सकते हो। क्योंकि यह कितना नंबर का आता है, तो 5 मार्क्स का आपका एग्जाम हॉल में नेसेसरी है कि एक इनवर्स पूछना ही पूछना है। तो मैं इसके पश्चात आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और उस समय हम लोग पढ़ेंगे 4.6 का क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।